कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न के बारे में। देखिए, जैसे कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, न तिथिर न च नक्षत्रम न योगो नैन्दवम बलम लग्नमेव प्रशंसन्ति गर्ग नारद कश्यपा। जैसा कि गर्ग, नारद और कश्यप ऋषियों ने ये कहा कि न तिथि न च नक्षत्रम, मतलब कि यदि लग्न के अनुसार, लग्न की यहाँ पर प्रशंसा की गई है कि इसके अंदर यदि लग्न, ज्योतिष के अंदर लग्न का महत्व बताया गया है कि लग्न देखने मात्र से ही ज्योतिष का निर्णय निकल आता है। न तिथि न च नक्षत्रम, यानी कि इसके अंदर तिथि, नक्षत्र और न योग, यानी कि किसी योग की आवश्यकता नहीं, और यहाँ तक कि नैन्दवम बलम, यानी कि सूर्य, चंद्र और गुरु बल की भी देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लग्न में प्रशंसन्ते गर्ग नारद कश्यप, यहाँ पर गर्ग ऋषि ने, नारद ऋषि ने और कश्यप ऋषि ने बताया कि मेष लग्न, यानी कि जहाँ पर जो भी लग्न हो उस लग्न के आधार पर ही कुंडली का कैलकुलेशन हो जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि हमेशा भाव स्थिर रहते हैं। भाव का अर्थ होता है कि जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये भाव इसी प्रकार से विद्यमान रहेंगे। हर कुंडली, जब भी हम कुंडली देखेंगे, 12 भाव, जैसे कि मैंने आपको पिछले हमारे कुछ वीडियो में बताया भी कि भाव के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा भाव किस का कारक होता है। तो दोस्तों, ये भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, इन्हें भाव कहते हैं। जैसे देखिए, लग्न हर बार बदल सकते हैं, लग्न स्थिर नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि आपको 12 राशियां याद होगी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से 12 राशियां और 12 राशियों के 12 लग्न होते हैं। यदि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है तो हम मेष लग्न की बात करेंगे। यदि इसी जगह पर 2 नंबर लिखा हुआ होता तो वृष लग्न की बात करते। तो इसी प्रकार से क्रमशः ये लग्न बदलते रहते हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बताऊंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ तक कि बहुत अच्छी तरह से आप ज्योतिष सीख सकते हैं। लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। देखिए, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि हमेशा जो भाव होते हैं, भाव हमेशा स्थिर रहते हैं, लग्न स्थिर नहीं रहता है। और ये सब चीज़ें डिपेंड होती है लग्न के आधार पर कि इसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है देखने वाली, वो देखा जाता है कि लग्न कौन सा है। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष लग्न की। दोस्तों, मेष लग्न को बताने से पहले मैं आज कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहूँगा जिसको कि देखकर आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको ज्योतिष सीखने का मौका मिलेगा। और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो इसके लिए प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि हम आपको कुछ ऐसा, या हम कहीं से चुरा कर ये चीज़ सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को मैंने बहुत ही गहनता से रिसर्च करा है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा देवताओं, ये ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह जो मित्र होते हैं और कौन से शत्रु होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंडा है जो कि हर व्यक्ति इस चीज़ को अपनाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार से समझाया हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, देव ग्रह और दानव ग्रह। देव ग्रह की श्रेणी के अंदर सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इस आधे पार्ट के अंदर, तो सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल, ये चारों ग्रह जो आते हैं ये देवगुरु के अंदर आते हैं और देव ग्रह के अंदर आते हैं। और जो दानव का जो ग्रह है यह है शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये दोनों आपस में एक दूसरे से एंटी पार्टी होते हैं, यानी कि देव जो ग्रह होते हैं वो दानवों के शत्रु होते हैं, दानव ग्रह देवताओं के शत्रु होते हैं। तो आपस में जो इनका आपस में एक दूसरे के शत्रु रहते हैं। ये देखिए, ये अगर आप अभी समझ गए तो ये आगे जो वीडियो समझाने जा रहा हूँ उसके अंदर बहुत ही आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आएगी कि किस प्रकार से हम कुंडली देखें। और आपको ये भी मैं पूरा विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि आपको आज बहुत अच्छी कुंडली देखना आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया देव ग्रह सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल, और यहाँ पर बुध की भी इसमें श्रेणी आती है। और दानव गुरु के अंदर शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन चारों की श्रेणी आती है। तो दोनों आपस में ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, यानी कि देवताओं के दानव शत्रु होते हैं, दानवों के देव शत्रु होते हैं। और जो बुध ग्रह है, यानी कि अब मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं कि सूर्य का, यानी कि सूर्य
जो ग्रह है इसके शुक्र शनि राहु और केतु शत्रु है, गुरु के शुक्र शनि राहु केतु शत्रु है, चंद्र के शुक्र शनि राहु केतु शत्रु हैं, और मंगल के शुक्र शनि राहु केतु शत्रु हैं। ऐसे ही शुक्र के ये चारों शत्रु हैं, शनि के चारों शत्रु हैं, राहु के चारों शत्रु हैं और केतु के चारों शत्रु हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं बुध की। देखिए बुध के दो मित्र होते हैं और दो शत्रु होते हैं। मित्र की जो मैंने ये आपने ब्लू वाली लाइन देख सकते हैं, ब्लू कि बुध ग्रह है इसके, देखिए शुक्र और शनि और राहु केतु ये चारों इसके मित्र हैं, और साथ के अंदर सूर्य और गुरु ये दोनों भी इसके मित्र हैं। लेकिन बुध के जो दो शत्रु होते हैं ये चंद्र और मंगल, ये दोनों शत्रुओं की संज्ञा के अंदर आते हैं, जो कि इनकी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा शत्रुओं की, तो उसके अंदर जो फल होता है प्रॉपर रूप से फल नहीं दे पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं लग्न की। लग्न कौन सा हुआ? लग्न यहाँ पर मेष लग्न हुआ। और मेष लग्न की बात करके हम बताएंगे आपको कि मेष, सबसे पहले तो मैं आपका इसका परिचय बता दूं कि मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं, देखिए उनके अंदर एक अपना, हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, हर ग्रह का अपना एक योग होता है, हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्वरूप की जानकारी दे देता हूं कि मेष लग्न वालों का देखिए स्वरूप किस प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको ये लगे कुंडली के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको कुछ, हमको जैसे क्या होता है कि कुंडली के अंदर एक ग्राफ होता है, आपने देखा होगा एक्सरे देखा होगा, तो एक्सरे में आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस व्यक्ति की हड्डी कहाँ से टूटी हुई है, कहाँ पर माइनर फ्रैक्चर है, कहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्रैक्चर है। तो ऐसे ही हमारे शरीर का स्वरूप होता है, जिसके अंदर की इस लग्न के अंदर यदि जिसका जो लग्न होता है उस लग्न से उस व्यक्ति के स्वभाव का, उसके गुणों का, उसके स्वरूप का वर्णन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेष लग्न के बारे में। तो मेष लग्न वालों का देखिए कैसा स्वरूप होता है। तो सबसे पहले बताऊं आपको कि मेष लग्न का जो स्वामी होता है मंगल होता है, और मंगल का जो वर्ण होता है वो लाल कलर का होता है। तो लाल कलर का वर्ण होने से व्यक्ति के जो उसका फेस होता है, फेस के अंदर आपने देखा होगा कई लोगों का चेहरा बहुत चमकता हुआ दिखता है। तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति के जो लग्न में है, मेष का लग्न है, और इनका जो कलर होता है वो गेहुआ होता है, गोरा होता है, कद मध्यम होता है। मध्यम श्रेणी के लोगों का यदि आप देखें, आप सर्च करेंगे तो उनको आप देखेंगे कि मेष लग्न के होते हैं, उनकी गर्दन लंबी होती है, बाल घुंघराले वाले होते हैं, नेत्रों के आंखों के अंदर कुछ तीखापन होता है, और चेहरा कुछ लंबा सा भी आपको देखने को मिलेगा, आंखें गोल गोल, दांत सुंदर, छोटे दांत वाले, शरीर सुडौल मिलेगा, लेकिन वो देखने में बहुत बलिष्ठ नजर आएंगे आपको। बालों का रंग कुछ भूरा हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जातक की जिस लग्न में पैदा होता है उस लग्न के अंदर इसी प्रकार का उसका स्वरूप होता है। जैसे कि आपने ये भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के तिल हो सकता है, या कोई मस्सा हो सकता है, या कोई चोट का निशान, या फिर कोई लहसुन का निशान। इस प्रकार से ये इन मेष लग्न वालों का स्वरूप होता है। आइए हम बात करते हैं स्वभाव की। देखिए जो मेष लग्न के जातक है, सबसे पहले हम क्या फेस करेंगे, कुंडली यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें लग्न देखना पड़ेगा। और लग्न यदि किसी का आप देखें कि मेष लग्न है, तो मेष लग्न वाले क्या होते हैं, व्यक्ति बड़े स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, निर्णय लेने के अंदर बड़े सक्षम होते हैं, यानी कि कोई भी कार्य के अंदर वो अच्छा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन साथ के अंदर इनके अंदर उतावलापन होता है। इस उतावलेपन के कारण वो थोड़े से ये मान लीजिए आप, उतावलेपन के कारण कई चीज़ों को वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं, वो कई चीज़ों के अंदर घबरा भी जाते हैं। लेकिन वो बोलने के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, यहाँ तक कि वो गप्पे हाँकने के अंदर भी बहुत होशियार होते हैं, धर्मपरायण होते हैं। समाज के अंदर वो समाज के अंदर वो ऐसे व्यक्ति, समाज के अंदर कुछ हेल्पिंग नेचर उनका होता है, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। घूमने फिरने का ऐसे लोगों को बहुत शौक रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन जातकों का मेष लग्न होता है, मेष लग्न वाले जातक क्या करते हैं कि वो अंदर से बहुत गर्म होते हैं। ऐसे लोग यदि मतलब कि अंदर से बहुत, ऐसे लोगों की गर्मी बहुत होती है। ऐसे लोग यदि फौज के अंदर या जासूसी के अंदर, पुलिस लाइन के अंदर, युद्ध के अंदर या पहलवाली के अंदर ऐसे लोग जाना चाहें तो उन लोगों के लिए यह फील्ड बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों मेष लग्न वालों की जातकों की आज मैंने जानकारी दे रहा हूं आपको। और उससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए मेष लग्न के बारे में आज हम बता रहे हैं, तो इसके मैं आपको ये पार्ट्स बता रहा हूँ कि आप अगर ये सीख गए तो ये मान लीजिए कि आप कम से कम 50% कुंडली आपको देखनी आ जाएगी। देखिए सब चीज़ों की जानकारी से पूर्व हमें सबसे पहले ये जानकारी आवश्यक है कि कौन से ग्रह अच्छे होते हैं और कौन से ग्रह खराब होते हैं, कौन से घर अच्छे होते हैं, कौन से घर खराब होते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो मैं देखिए आपको बताऊं, लग्न 1 नंबर, जहाँ पर हमें पता पड़े कि यहाँ पर, जिससे हमें संपूर्ण कुंडली की जानकारी होती है इसके फेस से, तो उस पहले स्थान को हमेशा लग्न कहा जाता है। दूसरा केंद्र कौन कौन से होते हैं, 4 स्थानों को हमेशा केंद्र का बताया गया है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां।
ये केंद्र के स्थान होते हैं। अब त्रिकोण की हम बात करें तो पहला, पांचवा और नववा, ये देखिए फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये जो 3 घर हैं इनको हम त्रिकोण कहते हैं। अब कुंडली के अंदर हमें शुभ स्थान देखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर बार कुछ रेगुलर भी रखूंगा, लेकिन हर बार मैं कुछ आपको नई चीज़ें भी बताऊंगा। तो ये पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि शुभ स्थान कुंडली के अंदर है 1, 4, 5, 7, 9 और 10। ये जो स्थान है, ये 6 स्थान है, इन्हें शुभ की संज्ञा दी गई है। और अशुभ स्थान 6, 8 और 12, ये 3 जो घर हैं 6, 8, 12, ये तीनों के तीनों अशुभ की संज्ञा में आते हैं। और अशुभ की संज्ञा के अंदर आके ये नेगेटिव फल देते हैं, कुछ पॉजिटिव फल देते हैं। हम फलों की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि सब कुछ डिपेंड कुंडली के अंदर लग्न से ही होता है। और लग्न, यदि लग्न का ही कांटेक्ट जो 12 घर होते हैं उनके अंदर जो राशि होती है, जैसे कि 12 राशियां होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आप हमारी पुरानी वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं। मैं बार बार कई चीज़ें ऐसी है जो दोहराना नहीं चाहूँगा, तो आप उन वीडियो में देख सकते हैं। 12 राशि होती है, 12 राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। ठीक है, तो हम स्वामी की भी बात करेंगे। और लेकिन इसके अंदर जो कनेक्टिंग यानी कि जो लग्न होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर। तो 1 नंबर मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी है मंगल। ठीक है, तो मंगल का यहाँ पर इन ग्रहों से, जो 12 ग्रह और राशियां हैं, इन ग्रहों से यदि कैसा कनेक्टिंग रहती है तो उसके मारक ग्रह और कारक ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बारे में हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये जो लाइनिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा मंगल। ये आप पूरे में देख सकते हैं, क्योंकि 12 राशियों को मैं अलग अलग इफेक्ट बताऊंगा। और पहले राशि के स्वामी है मंगल, तो मैंने यहाँ लिखा मंगल। दूसरे के हैं वृष के शुक्र, तो यहाँ लिखा शुक्र। तीसरे यहाँ लिखा मिथुन के बुध, तो यहाँ बुध। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ सभी राशियों के सभी स्वामी नीचे लिखे हैं। अब किस प्रकार से इनका इफेक्ट रहेगा, देखिए हम आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया, तो आपको सबसे पहले कुंडली यदि हम देखते हैं तो हमारा जो चार्ट है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेष यानी कि मंगल का शुक्र से कैसा संबंध है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लग्न की। तो मंगल का मंगल से क्या संबंध है, क्योंकि लग्नेश हमेशा ध्यान रखना कारक ग्रह होता है। हमेशा जिसकी कुंडली के अंदर जो लग्न होगा उसका सबसे मुख्य ग्रह मतलब कुंडली का कारक ग्रह वही होगा, और उस ग्रह से उसको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। तो मंगल जो ग्रह है, मंगल का जो स्थान है, यानी कि यहाँ पर मेष लग्न है, तो मेष लग्न में मंगल है, यहाँ पर एक कारक ग्रह है। भले ही अब देखिए मंगल को यहाँ पर कौन से स्थान दिए गए, पहला स्थान जो कि तन का स्थान है, यानी कि व्यक्ति एग्रेसिव तो रहेगा, लेकिन 7 के अंदर इसको दूसरा स्थान दिया गया है, यहाँ पर अष्टम स्थान मंगल को। तो मंगल का अष्टम स्थान होने से एक घर अच्छा है, लेकिन दूसरा घर यहाँ पर इसको नेगेटिव मिला है। तो नेगेटिव घर मिलने के कारण क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल का जो लग्न है, लग्न प्रधान माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर लिखा भी गया था, मैंने आपको बताया भी था, न तिथि न च नक्षत्रम न योगो न देवम बलम लग्न में प्रशंसन्ति गर्ग नारद कश्यपा, यानी ये लग्न सबसे प्रबल माना गया है और घरों के बजाय। तो यहाँ पर अगर लग्न के अंदर पहला लग्न मिला गया है मंगल को, मेष राशि को, तो यहाँ पर और दूसरा घर मिला है अष्टम का। अष्टम बेकार है, अच्छा घर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल को यहाँ पर कारक की श्रेणी में माना गया है। तो हम यहाँ पर बता दूं आपको मैं कि यहाँ पर मंगल श्रेष्ठ है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी जो राशि है वृष की है, और वृष का स्थान है, तो वृष के राशि का मालिक हुआ शुक्र। और शुक्र और मंगल का देखिए आपको मैं बता दूं, देखने का बहुत इजी तरीका है। मंगल यहाँ पर है और शुक्र यहाँ पर है, तो मतलब कि मंगल जो ग्रह है वो देव ग्रह है, और जो शुक्र ग्रह है वह दानव ग्रह है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पर कि मंगल की शुक्र से मैचिंग नहीं होती, लेकिन साथ में दूसरा हम इसको एक घर देखते हैं कि पहला घर इसको ये मिला धन भाव का, और दूसरा मिला कलत्र का यानी कि पत्नी का। तो ये दोनों घर ही शुभ नहीं है, इसलिए मंगल की ट्यूनिंग शुक्र से नहीं बैठ सकती, क्योंकि दूसरा घर भी अशुभ है और 7वां घर भी इसका ठीक नहीं है। तो यहाँ पर शत्रु का घर है। तो हम ये बता दूं आपको मैं कि ये जो मंगल है, मंगल की ट्यूनिंग नहीं बैठेगी इसकी साथ में। तो यहाँ पर मंगल शुक्र की ठीक नहीं होने से यहाँ पर क्या हुआ, शुक्र अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह यानी कि मारक ग्रह है हम कह सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए तीसरा मंगल का यहाँ पर कनेक्टिंग है पराक्रम से। मंगल की जो तीसरा घर है मिथुन राशि का, तो तीसरा घर होता है बुध का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मंगल का और बुध का क्या कॉन्टैक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि यहाँ पर मंगल जो देव हैं और बुध हैं जो आपस में एक दूसरे के शत्रु है। और यहाँ पर देखिए शत्रु होकर यहाँ पर एक मंगल ने स्थान दिया यहाँ पर एक को तीसरा,
ठीक है। और इसके जो दूसरा स्थान दिया गया है छठा, तो यहाँ पर जो छठा स्थान है यह होता है रिपु का, यानी कष्टों का, नेगेटिव स्थान कहा गया। और तीसरा स्थान भी शुभ नहीं है, तो तीसरा और छठा दोनों स्थान अशुभ है, और खासतौर से अशुभता के साथ साथ में ये शत्रु का है। मंगल से इसकी ट्यूनिंग खराब है, क्योंकि मंगल एक दूसरे के शत्रु है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मंगल का बुध से, यहाँ पर मैंने लिखा मंगल और बुध का, यहाँ पर से बुध इसके अशुभ ग्रहों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे चौथे घर की। तो चौथे घर के जो मालिक हैं यह है चंद्रदेव। चंद्रदेव सुख के कारक हैं, और चंद्रदेव और मंगल देव की देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर चंद्र और मंगल दोनों आपस में शत्रु हैं, क्योंकि दोनों ही देवग्रह हो गए। तो चंद्र और मंगल की यहाँ पर दोनों में मित्रता है। मित्रता होने के कारण खास तौर से जैसे कि मैंने आपको बताया था, केंद्र का स्थान है 1 4 7 10। तो चौथा स्थान जो ये वाला है ये केंद्र का स्थान है। केंद्र के स्थान के अंदर ग्रह प्रबल हो जाता है और अच्छे परिणाम देता है। तो मेष का यदि लग्न है तो चंद्रमा को हम देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर कारक ग्रहों की श्रेणी के अंदर आते हैं। कारक ग्रह का अर्थ है यहाँ पर अच्छे स्थान के मालिक होने के कारण चंद्रदेव यहाँ पर शुभ ग्रह हैं। अब हम पांचवें की बात करते हैं कि यहाँ पर पांचवें स्थान के मालिक हैं सूर्य। और सूर्य और मंगल का यहाँ पर देखिए मंगल और सूर्य की क्या कनेक्टिंग है। तो यहाँ पर मंगल देव को देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य को देख सकते हैं, दोनों के दोनों ये देव ग्रह हैं। और देव ग्रह यहाँ पर इनको पंचम स्थान मिल गया। पंचम स्थान जैसे कि मैंने बताया आपको कि पंचम स्थान शुभ स्थान है। 1 4 5 पांचवें स्थान जो है वह शुभ स्थान है यहाँ पर की। तो यहाँ पर मित्र का घर भी है और यहाँ पर शुभ स्थान भी इनको दे दिया। तो शुभ स्थान देने से क्या हुआ, सूर्यदेव भी यहाँ पर अनुकूल ग्रह हो गए, यानी कि अच्छा लाभ देने वाले हो गए। अब हम बात करते हैं जो छठे स्थान का मालिक है बुध। ये मैंने आपको बता ही दिया कि बुध को दोनों जगह यहाँ पर अच्छा स्थान नहीं मिला। इस स्थान नहीं मिलने के कारण और शत्रु होने के कारण यहाँ पर बुध देव को नेगेटिव ग्रह बताया गया है पूरी रूप से। अब आगे हम बात करते हैं शुक्र के ग्रह की, क्योंकि यहाँ पर 7वीं राशि हो गई तुला, और तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि दूसरा और 7वां स्थान दिया गया है इनको। तो दूसरा और 7वां स्थान दोनों के दोनों शुभ स्थान नहीं है। तो शुभ स्थान का अर्थ है यहाँ पर कि आपस में शत्रुता होने के कारण और दूसरे सप्तम स्थान में बैठने के कारण यहाँ पर मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अशुभ ग्रह कहलाते हैं। आप देखिए अष्टम स्थान कहते हैं मंगल का, क्योंकि मेष लग्न है तो अष्टम स्थान हो गई वृश्चिक राशि के जो ग्रह है वह मंगल है। तो मंगल को यहाँ पर 2 स्थान मिले गए हैं, पहला और 8वां। यदि मंगल क्योंकि लग्न का है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लग्नेश मंगल होने के कारण अष्टम स्थान पर का भी स्वामी हो गया, क्योंकि 8वां स्थान है जो अरिष्टता का स्थान है। लेकिन उसके बावजूद भी मंगल का जो लग्न है, लग्न प्रभावित है, और लग्न से ही यदि किसी को 2 ग्रह हैं, मतलब कि एक ही ग्रह के 2 घर हैं, लेकिन एक अगर श्रेष्ठ है और एक कम बलवान है, तो ये मान लीजिए कि यदि केंद्र का है तो उसे लाभप्रद माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपको दिखाऊं मैं कि यहाँ पर जो 8वां स्थान है वो मंगल का है, लेकिन लग्नेश होने के कारण यहाँ पर यह शुभ की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं देखिए गुरु की। तो यहाँ पर धनु राशि के जो मालिक है वह है गुरु, और गुरु को 2 स्थान दिए गए। मंगल के अनुसार यहाँ पर 2 स्थान दिए गए। मंगल ने 2 स्थान इनको दिए हैं। कौन कौन से? एक तो नवम स्थान जो कि भाग्य का स्थान है, जो कि अच्छी श्रेणी के अंदर आता है, और दूसरा स्थान दिया गया इनको द्वादश के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 स्थान दिए गए, नवम स्थान और द्वादश स्थान। द्वादश स्थान को यहाँ पर बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता हमारे यहाँ पर इन ज्योतिष के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि त्रिकोण के अंदर आने से 1 5 और 9, तो 1 5 और 9, तो यहाँ पर 9वां जो भाव है भाग्य स्थान का है, और 9वां भाव के अंदर यहाँ पर यह त्रिकोण के अंदर आते हैं। त्रिकोण के साथ साथ में भाग्य का स्थान जो कि एक अच्छा स्थान कहलाता है। शुभ स्थान के अंदर भी 1 4 5 7 9 10 7 9 10 इन के अंदर अच्छे ग्रहों के अंदर अच्छे स्थानों के अंदर इसकी श्रेणी बताई गई है। तो यदि एक स्थान बहुत अच्छा होता है, बलवान होता है, तो यहाँ पर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं इनको भी अच्छी श्रेणी में दिया गया है, यानी कि ये भी अच्छा लाभ देने की स्थिति में बने हुए हैं। अब आगे हम बात करते हैं दशम स्थान, यानी कि दशम स्थान का जो राशि है मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी हैं शनि। तो शनि का मंगल से कैसा कांटेक्ट है? मंगल और शनि का देखिए, मंगल जो कि है देवग्रह और शनि है दानव ग्रह। दानव ग्रह और देवग्रह आपस में इनकी शत्रुता है, परंतु यहाँ पर इनको स्थान मिला गया है। मैंने आपको बताया केंद्र स्थान 1 4 7 10, तो 1 4 7 10 तो 10वां स्थान है जो कि केंद्र का स्थान है। केंद्र का स्थान यहाँ पर शत्रु का स्थान है।
मंगल और शनि की यहाँ पर बनती नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दूं मैं, यहाँ पर जो दशम स्थान है इसे शुभ स्थानों का संज्ञा दी गई है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ शुभ स्थान 1 4 5 7 9 10, इनको आप बार बार जितना रिपीट करेंगे ना दोस्तों उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर स्थान शुभ है लेकिन यहाँ पर शत्रुता है। लेकिन यहाँ पर स्थान की कहते हैं ना कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, तो स्थान की प्रधानता विशेष महत्व रखती है। तो यहाँ पर इस जगह के स्थान के मालिक शनि हैं, और लेकिन शनि यहाँ पर एक घर इनको दिया गया, दूसरा घर यहाँ पर दिया गया 11वां घर। 11वां घर जो कि अच्छा घर नहीं होता है और अरिष्ट घर कहलाता है, वो इसे अशुभ स्थानों के अंदर भी इसका कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर 11वां जो घर है, तो यहाँ पर 2 स्थान दिए गए, एक तो दशम स्थान 10वां घर, एक 11वां घर। एक घर अच्छा नहीं है लेकिन एक घर अच्छा होने के कारण यहाँ पर शनि मंगल के शत्रु होने के कारण यहाँ पर हम इसे सम भी कह सकते हैं, साथ में हम इसे कारक भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी संज्ञा यहाँ पर जो है अच्छी शनि में की गई है, अच्छे ग्रह के अंदर की गई है यहाँ पर शनि की। तो 10वें और 11वीं राशि जो कि मकर और कुंभ राशि के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए 12वीं राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि के मालिक हैं गुरु। गुरु का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर द्वादश भाव है, अशुभ स्थानों की संज्ञा में दी गई है 6 8 12। 12वां जो घर होता है वह अशुभ स्थानों की संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम की यहाँ पर स्थान का महत्व ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण की संज्ञा में आते हैं ये। तो 1 5 और 9 इन 3 स्थानों को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि मंगल के जो गुरु हैं ये मित्र की संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु को अच्छा स्थान दिया गया, एक स्थान अच्छा दिया गया लेकिन एक स्थान अच्छा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर मित्रों की संज्ञा में आने के कारण जो गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति देव हैं, ये अच्छे ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया कि इन ग्रहों के बारे में कि किस प्रकार से। तो मैं एक सबसे मेन जो फार्मूला यही है कुंडली देखने का कि यदि आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली में आपको सबसे पहले देखना है लग्न के बारे में विचार करना है, और लग्न को फिर आप इन सभी स्थानों से आप कनेक्ट कीजिए कि किस प्रकार से ये लाभ ग्रह हैं, किस प्रकार से कारक ग्रह हैं, किस प्रकार से मारक ग्रह हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मारक ग्रहों की संज्ञा में कौन कौन से ग्रह आते हैं। देखिए मारक ग्रह जैसे कि मैंने बताया शुक्र दूसरे स्थान का, यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो शुक्र और बुध, और यहाँ पर भी देखिए आप बुध और शुक्र का जो मंगल से कनेक्टिंग है, इसलिए यहाँ पर शुक्र जो है इसे मारक की संज्ञा में कहते हैं, और बुध को भी इस लग्न के अंदर मारक की संज्ञा में कह सकते हैं। दूसरा कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ मंगल ये कारक की श्रेणी में आता है। दूसरा मंगल के साथ में चंद्रमा, ये भी कारक की श्रेणी में आता है। चंद्रमा के बाद सूर्य, ये भी कारक ग्रहों की श्रेणी के अंदर आता है। सूर्य के बाद हम बात करते हैं, ये मंगल हमने बता ही दिया। गुरु भी कारक की श्रेणी के अंदर आते हैं। गुरु ग्रह ये भी कारक ग्रहों की श्रेणी के अंदर आते हैं। शनि को हम सम की संज्ञा में कह सकते हैं, लेकिन इसे भी अभी हमें कारक की श्रेणी में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये शुभ के स्थान पे ये, लेकिन इनका जो प्रभाव रहेगा वो सम रहेगा। गुरु हमने बता ही दिया आपको कि गुरु भी ये है। तो मारक ग्रहों की श्रेणी में 2 ग्रह आते हैं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, और जो कारक ग्रह हैं उनकी श्रेणी के अंदर आते हैं मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि। तो मेष लग्न के अंदर ये ग्रह, ये शुक्र और बुध मारक होते हैं, और मेष लग्न के अंदर मंगल, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि ये कारक ग्रह होते हैं। देखिए लगभग हम जो निष्कर्ष निकालते हैं कुंडली का, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक कुंडली देखने की एक शर्त और होती है कि इसके अंदर हम अब ग्रहों की स्थिति देखेंगे। बाद के अंदर हम कुछ वीडियो बाद में आपको बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से शुभ रहती है, किस प्रकार से अशुभ रहती है। लेकिन इस वीडियो से आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सी जानकारियाँ भी मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि हमेशा जो इष्ट देव देखा जाता है कुंडली के अंदर जो इष्ट देव देखा जाता है तो वो हमेशा पंचम स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो पंचम स्थान है 1 2 3 4 5, ये पंचम स्थान का मालिक यानी कि यहाँ पर सूर्य, जैसे कि सिंह राशि हो गई, सिंह राशि के जो मालिक हैं वह हो गए सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर इष्ट देव होंगे, इष्ट देव यहाँ पर सूर्य देव होंगे। और सूर्य देव यानी कि इस कुंडली के अंदर यदि सूर्य की आराधना करें, सूर्य से संबंधित दान पुण्य करें, पूजन करें और अपने इष्ट को प्रबल बनाएं, तो कोई सी भी दशा चल रही हो उस दशा के अंदर उन्हें लाभ मिलेगा ही मिलेगा।
दूसरा और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जिन जातकों के मेष लग्न होता है उनको अपने अष्टम भाव या मारक ग्रह है, मारक ग्रहों का हमेशा बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि मारक ग्रह का मंत्र का जाप करने से ये ग्रह अनुकूल होकर शुभ परिणाम देते हैं। अन्यथा जब जब मारक ग्रहों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, जब जब व्यक्ति को जहाँ जहाँ पर ये ग्रह बैठे हुए हैं उस जगह को, उस स्थान को नेगेटिव बनाएंगे और उस स्थान के अनुरूप उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत देंगे ही देंगे। तो मारक ग्रह जैसे इस कुंडली के अंदर, इस लग्न के अंदर, मेष लग्न के अंदर मारक ग्रह हो गए शुक्र और बुध। तो जब जब इनकी अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो इस समय पर शुक्र या बुध का हमें बीज मंत्र का या इस ग्रह के मंत्र का हमें जाप करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, कारक ग्रह जो हैं, जब जब इनकी दशा या अंतरदशा है तो कारक ग्रह को और भी प्रबल करने के लिए हमें इनसे संबंधित हमें रत्न पहनने आवश्यक रहते हैं। रत्न पहनने से हमें देखना है कि इसके अंदर सबसे जो प्रभावकारी या कारक ग्रह कौन सा है, उस कारक ग्रह के हमें अंगूठी धारण करनी चाहिए और उसी वार के उसके अनुसार हमें ये जो हम रत्न पहनते हैं, रत्नों को उसके अनुसार ही हमें, कारक ग्रह के अनुसार ही हमें धारण करना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि इसके अंदर जो शुभ दशाएं होती है, शुभ दशा देखिए प्रथम की, पंचम की और नवम की, यानी कि त्रिकोण की जब जब दशाएं आती है तो वो दशाएं हमेशा जातक के लिए शुभ रहती है। मेष लग्न के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि त्रिकोण की जब जब दशाएं आएगी, यानी कि मंगल की दशा, या जैसे मैंने आपको बताया त्रिकोण है पहला, 5 और 9, तो ये पहले घर की दशा मंगल की दशा, और दूसरी है सूर्य की दशा, और तीसरी है गुरु की दशा। तो जब जब ये दशाएं, ये तीनों दशाएं मंगल की, सूर्य की और गुरु की दशाएं जातक की आएगी तो ये उससे अच्छे परिणाम देगी, अच्छी और अग्रसर करेगी। यानी कि मैं बताऊं आपको, हमें उस हर एक चीज़ के लिए एक टाइमिंग होती है, उस टाइम को अगर हम मैनेज करके चलते हैं तो दोस्तों, अगर टाइम की ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि आपको यदि टाइम का अगर प्रॉपर तरीके से आपको मालूम है कि हमारा अभी भविष्य के अंदर ये समय चल रहा है, इस समय इस ग्रह का दान करना चाहिए, इस समय इस ग्रह को हमें धारण करना चाहिए, इस समय इस दशा के अंदर हमें यह समय हमारे लिए स्वर्णिम है। कई बार ऐसा होता है अरे हम भूल गए थे, या ऐसा लगता है, हमें महसूस होता है कि नहीं अगर उस समय हम ये काम कर लेते तो शायद हमारे लिए और भी बेनिफिट हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस समय अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें बहुत लाभ होता। तो दोस्तों, ये सब चालें होती है सिर्फ गुरु ग्रह की, और इन ग्रहों के कारण ही जो हमें अनुकूलता या प्रतिकूलता दिखती है, सारी इन ग्रहों के पीछे दिखती है। तो दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे वृष लग्न के बारे में, और वृष लग्न किस प्रकार से मजबूत होता है, उसका लग्न कौन सा होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, शुभ स्थान अशुभ स्थानों की जानकारी देंगे, साथ में उसके स्वरूप का और स्वभाव का वर्णन करेंगे। वापस से आपको देव और दानव ग्रहों की पूरी जानकारी देंगे, और जानकारी के साथ साथ में मैं आपको कारक ग्रह, मारक ग्रह की बताऊंगा, उसके साथ में बताऊंगा इष्ट और उसके उपाय, और शुभ दशाएं की कौन कौन सी दशाएं शुभ रहेगी, कौन सी अशुभ दशाएं रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन मेरे मित्रों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप इसे शीघ्र ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी मेरे नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो के, वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और इन वीडियोस की जानकारी भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, प्लीज़ आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, क्योंकि एक लाइक आपका हमारे इस वीडियो को बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो के अंदर ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रदान करता हूं। वंदे मातरम।